हेलो स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते, आएंगे भी तो बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या है मास, मास के बारे में एग्जैक्ट हमारा क्या आइडिया है। तो इससे पहले जो हमारा मास को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि 2 kg, 3 kg, 4 kg, और ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम बोलते थे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट लेते थे, हम वेरिएबल मास की बात ही नहीं करते थे। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी लोकेशन। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो ये उन सभी मासेस का एक लोकेशन है, और हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि उस पूरे सिस्टम का मास उसी लोकेशन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें समझने में डिफिकल्टी आती है, तो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यहां तक तो हमारा आइडिया था कि मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस फॉर्मूले में हमारे मास, ऐसे बहुत तमाम फॉर्मूले जहां पर हमने मास का यूज किया, इसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव किया। पर ये सेंटर ऑफ मास क्या है एग्जैक्टली में, तो देखिए, अगर मैंने कहा ये फॉर्मूला लिखा एफ नेट, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मैंने जो यहां पर एक्सेलरेशन लिखा, और मैंने मान लो कि ये एक बॉडी कंसीडर किया, और ये बॉडी तमाम बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना, और हर पार्टिकल का अपना एक इंडिविजुअल मास होगा। जैसे इसका m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4, ऐसे ही n नंबर ऑफ मास मान के चल लो। ठीक है, तो हर किसी का अपना अलग मास है। अगर हर किसी का अपना अलग मास है, तो हर पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, उसका एक्सेलरेशन भी अलग होगा भाई। इसका a1, इसका a3, इसका a2, इसका a1, ऐसे अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। तो यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन लिया गया है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन लिया जाता है, ये लिया जाता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में ये जो भी एक्सेलरेशन होते हैं, ये किसके एक्सेलरेशन होते हैं, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना। तो जैसे कि एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी कंसीडर करते। तो ये जो वेलोसिटी होता है, ये किसका वेलोसिटी होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास हम किसे मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पूरे सिस्टम का मास एग्जैक्टली में एक्ट कर रहा है। जहां पर इस पूरे सिस्टम का मास एग्जैक्टली एक्ट कर रहा है, तो हम उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने बात करी, अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। मैंने बात करी कि भाई उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मास है, और उन सभी मास के अलावा उन सभी मास का एक ऐसा पॉइंट बना दिया गया जहां उस पूरे सिस्टम का मास एग्जैक्टली में लोकेट करता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो जो लोकेट करता है वो कहां पर होगा, वो हो सकता है मे बी इनसाइड द बॉडी और मे नॉट। मतलब या तो वो सिस्टम के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, या तो सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन बाहर कैसे हो सकता है, बाहर होगा तो ये किस तरह का पॉइंट है, तो यहां से ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, कल्पना वाली पॉइंट है भाई, हमने माना ऐसा पॉइंट है, हमने माना। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये एक तरह का इमेजिनरी पॉइंट होता है, जो कि सिस्टम के अंदर भी हो सकता है या तो सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। ये तो बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए, जैसे ये मार्कर है, अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो ये एकदम बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको यहां से करता हूं, यहां पे उंगली लगा, ये गिर जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहां एक्ट कर रहा है, यहां नहीं कर रहा, ना ही यहां कर रहा है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में एक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन कर रहे हैं। अब ट्रांसलेटरी और रोटेटरी कैसे समझ सकते हैं, कोई बॉडी
जो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे घुमा के फेंक दिया, तो जब मैं इसको घुमा के फेंकूंगा तो ये ऐसे 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 घूम के और यहाँ दोबारा आएगा। तो पेन की पोजीशन ऐसे हो सकती है, फिर 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 ऐसे। में ये पेन का डायग्राम बना एग्जैक्टली अच्छा नहीं बना, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये ऐसे घूम रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, एक टाइम आएगा जब ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन इस बॉडी का एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जिसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रही, वो वहीं का वहीं है। उससे अगर मैं लाइन बना रहा हूं तो कुछ ऐसा लाइन बन रहा है, और ये जो पॉइंट है ये हमेशा इसी लाइन से निकल रहा है, और ये कुछ डायग्राम आपका पैराबोला टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है, ये है सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का। तो जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों कर रहा है, तो आप उसके पाथ का पता लगा सकते हो। जैसे मैंने इसको घुमाया, तो मैं अब भाई इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। अब ये पेन तो पूरा घूम भी रहा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो बाकी पॉइंट तो भाई अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर मैं किसी ए पॉइंट का अगर मैं पाथ निकालना चाहूं, इस ए पॉइंट का, ये जो ए बना है इसका अगर मैं इस पोजीशन में पाथ निकालूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर आप ध्यान से स्पिनिंग करें, या आप YouTube पे कोई वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पेन स्पिन करते तो उसमें सेंटर ऑफ मास का पाथ का कैसे पता लगाते हैं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाकी पॉइंट्स का पाथ जो है वो पता लगाना बड़ा बेकार काम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम बैठ जाए और फिर देखें तो हम उसका पाथ आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई वो पैराबोला बना रहे हैं। जैसे यहां पर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये बन रहा है पैराबोला। तो ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बेसिक बातें थी कि भाई सेंटर ऑफ मास ये चीजें होती है। अब खेल करते भाई इसके डेरिवेशन पे, तो इसको मैं रफ करता हूं। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने नोट्स परचेज किया तो उसमें ये सारी बातें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं डेरिवेशन पे। तो मान लेते हैं कि कोई एक एक्सिस बनाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये m1 है, m2 है, बहुत सारे मास है, m3, m4, m5, ऐसे ही mn मास, n नंबर ऑफ मास। और मैंने बना दिया एक एक्सिस, मैंने बना दिया एक एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। ठीक, तो ये बहुत सारे मास हो गए, n नंबर ऑफ मास हो गए। चलिए हम यहाँ आपको डेरिवेशन समझाते हैं सिर्फ दो मास से। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास n नंबर नहीं, दो मास है। ठीक है, और ये दो मास, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब ये m1 जो होगा वो x1 y1 दूरी पर होगा, और जो m2 होगा वो x2 y2 दूरी पर होगा। यही तो होगा भाई, x एक्सिस से अलग डिस्टेंस, y एक्सिस से अलग डिस्टेंस। ये तो बेसिक ग्राफ थी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और ये यहां से मैंने मिला। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगाएंगे। बड़ा विचित्र काम होगा भाई, सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हो सकता है इस बॉडी का, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है इस बॉडी का जो उसके लाइन पे एक्ट कर रहा हो। ठीक है, एक उसके लाइन पे एक्ट कर रहा हो। तो चलिए अब यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है, अब ये तो दो बॉडी हो गया, उसका एक सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा। लेकिन उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो भाई एक्स भी हो सकता है, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस लिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस दो बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो वो होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस, अब यहां पर अगर मान लीजिए कितने भी m हो, अब मैं m3 ले लेता हूं, m4 ले लेता हूं, m5 ले लेता हूं, m6 ले लेता हूं, कितने भी मास ले लूं, तो मैंने बात करा n नंबर ऑफ मास, तो मैं लिखूंगा m1x2
m2x2 प्लस m3x3 अप टू mn तो ये, और नीचे लिखूंगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू प्लस mn। ये क्या निकल गया? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। क्या निकल के आ गया? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो लिखूंगा m1y1, ऐसे ही m2y2 प्लस m3y3 अप टू कहां तक चला जाएगा? mn है ना, जितने नंबर ऑफ मास लेने हैं उतने नंबर ऑफ उसके y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ऐसे ही m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन अप टू mn। तो ये निकल गया y कोऑर्डिनेट। अगर z होता तो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1z1, क्या हो जाएगा? m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 प्लस अप टू mnzn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, कहां तक? mn तक हो जाएगा। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? और कुछ है? ठीक है। अब इसको आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो वेक्टर फॉर्मेट में हो सकता है। वेक्टर फॉर्मेट में कैसा होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैंने लिखा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी के कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं सिंपली वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, 1 सेकंड में पानी। सो सेंटर ऑफ मास अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में होगा तो वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ऐसे सो ऑन mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ये जो r है इसको i कैप, j कैप और k कैप से समझ सकते हैं। i मतलब x, y मतलब j एंड z मतलब k कैप। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये सभी चीजें मैं आपको वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो ये आप उतार सकते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल। अगर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है, जैसे मैं कहता हूं कि एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2। ठीक है? ये एक लाइन बना दी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम r। कितना ले लेते हैं? r। ठीक। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता लगाना है, लोकेशन। ठीक है भाई? सेंटर ऑफ मास कहां पर जाएगा, कहां पर आएगा। तो इसके दो केस होंगे, ये भी बता देता हूं मैं आपको। एक होता है m1 ग्रेटर देन m2, एक हो सकता है m2 ग्रेटर देन m1। तो क्या होगा? अगर m1 बड़ा हो m2 से तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, और अगर m2 बड़ा हो m1 से तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये सभी चीजें आप देखेंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूंगा। तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है? तो यहीं पे ही कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और ये आगे बढ़ा दिया। तो ये मैंने मान लिया y और ये मान लिया मैंने x एक्सिस। ठीक है? ये मैंने मान लिया y एक्सिस और ये मैंने मान लिया x एक्सिस। क्योंकि m1 कहां पर है? ओरिजिन पर। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और m2 जो है वो x एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है, तो r एंड y एक्सिस पर गया ही नहीं है, तो r,0 हो गया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 x एक्सिस से, किससे? x एक्सिस से। तो चलिए x एक्सिस से निकालेंगे अगर m1 का सेंटर ऑफ मास। तो पहले मैंने m1 का लिया है, तो ये हो जाएगा x, तो ये जाएगा m1 x1 प्लस y एक्सिस पे नहीं ले रहे, x एक्सिस पे ले रहे, तो ध्यान से देखिएगा। m1 x1 प्लस m2 सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लिख देता हूं तो यहाँ पे समझ में आए। ठीक है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो ना बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लगा रहे हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा चूंकि m1
इनटू x1 की वैल्यू तो 0 है भाई, x1 की वैल्यू तो 0 है तो 0 लिख दिया, प्लस m2 की जगह m2 आ गया, इनटू x2 की जगह क्या आ जाएगा r, x2 की जगह क्या आ जाएगा r, नीचे आ जाएगा m1 प्लस में m2, और ये हो जाएगा, ये ऐसे चलने, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, ये हो गया m2r अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये तो निकल गया बॉडी का सेंटर ऑफ मास का x पोजीशन, यानी x कोऑर्डिनेट से भाई किस पोजीशन पर होगा। अब y, तो बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और y कोऑर्डिनेट से, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, समझ जाइएगा, बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कर रहे कि ये जो m1 और m2 है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, तो मैंने उसे बॉडी से बना दिया भाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, और उसका पोजीशन निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां से निकाल रहे हैं, y का मतलब है y कोऑर्डिनेट से, तो ये लिखने का तरीका है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आपका अपना अलग हो सकता है। नाउ लेट्स सी, तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो y1 0 हो गया, प्लस m2, y2 की भी वैल्यू 0 है, y1 की भी वैल्यू 0 है, तो इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये निकल के आ गया 0, मतलब सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर कहां पर लाई करेगा, तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा m1 और ये है m2, तो मैंने पहला केस लिया m1 इज ग्रेटर देन m2, तो मतलब m1 वाला ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू m2, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास m1 वाले की तरफ रहेगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा इधर की तरफ है, ये सेंटर में नहीं एग्जैक्टली, हमेशा सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं कि वो सेंटर में होगा, नहीं, वो कहीं पर भी हो सकता है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो मैंने माना कि भाई वो यहां पर लाई कर रहा है, m1 की तरफ लाई कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो ये जो r है इससे क्या है, थोड़ा सा कम है, प्रॉपर सेंटर पे नहीं है, इसका आधा नहीं है, m2r अपॉन m1 प्लस m2 इज लेस देन r, सो ये यहां पर लाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया, m2r अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, फिर ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारा r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2, और जब आप इसको माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो m1r प्लस m2r, m2r कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा m1r अपॉन m1 प्लस m2, समझ में आ गया, ये डिस्टेंस क्या है, m1r अपॉन m1 प्लस m2, ये डिस्टेंस क्या है, m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं, भाई m1 की तरफ से देखें तो m2 इंटू वोल डिस्टेंस कर दो अपॉन m1 प्लस m2 कर दो, और अगर m2 की तरफ से देखना है तो इसके सामने वाला मास देखो भाई, m1 इंटू पूरा डिस्टेंस कर दो r, और नीचे कर दो m1 प्लस m2, तो अगर m1 बड़ा है m2 से तो भाई m1 की तरफ आएगा, और अगर m2 बड़ा है m1 से तो m2 की तरफ जाएगा, अगर m2 बड़ा होता m1 से तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाता, ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई भाई, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है उसकी तरफ भाई सेंटर ऑफ मास खिसक जाएगा। अब थोड़ा एक और अलग एग्जांपल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है ना, वो समझाता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, सेम मास हो गया इसका, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m, ठीक है, और ये डिस्टेंस इक्विलेटरल है तो सारी साइडें इक्वल है, तो ये a हो गया। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है बॉडी का, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये हाइट निकालनी होगी,
तो कैसे निकालते हैं वही सब खेल है, वही सब आपको समझना है। तो इस ट्राइंगल की बात करें, ये जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया ये ट्राइंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, तभी तो मैं m इसका, ये कहां पर, ये x पर भी चला y पर भी चला है, ये x पे भी चला y पे भी चला, तो मुझे इसका x तो पता है कि भाई ये पूरा डिस्टेंस a है, तो ये होगा a/2, आधा होगा क्योंकि सेंटर से गए, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, चलिए वही निकालते हैं। तो देखिए रिलेशन हो गया परपेंडिकुलर, और ले लेते हैं बेस या कुछ भी ले ले परपेंडिकुलर, तो हम लगा देते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा h, हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज a, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू h/a। तो h हो जाएगा आपका a√3/2। तो ये डिस्टेंस, ये जो है m, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए a/2 कोमा a√3/2, समझ में आ गया। तो इस वाले m का कोऑर्डिनेट क्या आया, a/2 कोमा a√3/2। इस वाले का क्या कोऑर्डिनेट है, तो इस वाले का कोऑर्डिनेट है भैया a,0, ठीक है ना, a,0। और इस वाले का, ये तो ओरिजिन पर है तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट से पोजीशन निकालेंगे, तो XCOM लिख दिया सिंपल, जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया, अपना कुछ बॉडी नहीं लिखा डायरेक्टली। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट से पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल मास कितने हो गए, 1 2 3, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 होगा। क्योंकि सारे मास एक ही जैसे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले वाला मास लेता हूं ये m, ठीक है, इनटू में इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0, फिर ये वाला मास लेता हूं, लिख दिया, इसका x कोऑर्डिनेट है a, तो m इंटू a, प्लस अब ये वाला मास लेता हूं, तो मैंने लिखा m, इसका भाई x कोऑर्डिनेट से पोजीशन है a/2, तो मैंने लिख दिया a/2, अपॉन में तीनों m प्लस m, तो टोटल कितने m, 3m। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 0, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये हुआ ma प्लस ma/2 अपॉन में 3m। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस m, ये हो जाएगा 3ma, क्या हो जाएगा 3ma अपॉन में 2 3 जा 6m, इसने इसको कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी a/2। तो भाई सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट से जो पोजीशन निकला वो कितना निकला, a/2। अच्छा, अभी मैं आपको सेंटर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटर ऑफ मास हमारे में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मैं आपको वो बताता हूं क्या डिफरेंस है वो, ठीक है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। तो ये हो गया आपका a/2। अब देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट से पोजीशन निकालते हो, YCOM कैसे निकलेगा, तो सेम फंडा अपनाएंगे, m इंटू 0, इस वाले m का y कोऑर्डिनेट से 0, इस वाले m का y कोऑर्डिनेट से पोजीशन 0, प्लस इस वाले का y कोऑर्डिनेट से पोजीशन 0 नहीं है, वो है a√3/2 अपॉन में 3m, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी तीनों m बराबर ही है, तो 3m हो गया। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा ma√3 अपॉन 2 इंटू 3m, ये 2 जो है वो नीचे चला गया, m ने m को मार दिया, तो ये बचा, एंड 3√3 है, तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2√3। आप यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम y कोऑर्डिनेट इज a/2√3 एंड फ्रॉम x इज a/2। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और आसानी से आप किसी भी फिगर का बना सकते हैं, चाहे आपको ये दे दे, चाहे आपको ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे, आपको पोजीशन पता होगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क समझते हैं। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली में, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पता है कि जी की वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम हमेशा सेम ही कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं एट पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द अर्थ। मतलब 200-300 मीटर तक तो भाई हमारा हाइट इतना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना ही रहता है, पर 200-300 मीटर से बहुत ऊपर चले जाएंगे तो भाई इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है पेपर में, पिछले से पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था,
ठीक है 2020 चल रहा है, 1918 में क्वेश्चन आएगा कि भाई कोई स्टोन को अगर हम ऊपर फेंकते हैं अर्थ की एक्सिस से तो जी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी नहीं, अर्थ के सेंटर पे क्या होती है, एल्टीट्यूड पे क्या होगी, ठीक है ना। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गूगल कर सकते हैं, जो कि नोट्स में भी मेंशन होंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स में। तो जो जी की वैल्यू है वो अर्थ से पर्टिकुलर हाइट तक ही कांस्टेंट होती है, उसके बाद नहीं होती। तो हम पर्टिकुलर हाइट तक ही क्वेश्चन भी करते हैं, उससे ज्यादा अबव की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर जेईई एडवांस का नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जब जी की वैल्यू सेम ही है तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमारा जो वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो यही तो होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या बात करते हैं भाई, जी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, एम जी, फिर mg हो जाता, जी बाहर निकल जाता, नीचे का भी जी बाहर निकल जाता, न्यूमरेटर में भी जी बाहर निकल गया, डेनोमिनेटर में भी जी बाहर निकल गया, और जी ने जी को मार दिया। जैसे सिंपल मैं समझाने, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालता तो मैं क्या लिखता, इन फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी। तो ये लिखता मैं m1g, क्योंकि g तो सेम ही है तो g रहेगा, m1g x1 प्लस m2g x2, और नीचे क्या हो जाता, m1g प्लस m2g। अब ध्यान से देखिए g तो सेम है ऊपर भी नीचे भी, तो वो ऊपर का भी निकल गया, नीचे का भी निकल गया, और g क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, आंसर जो है वो वही निकलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में हम नए डेरिवेशंस के साथ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इंटीग्रेशन थोड़ा सा करके रखें, ठीक है ना। डिफिनाइट इंटीग्रल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सके। तो थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आपको सेंटर ऑफ मास समझना है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।